आज 1 जनवरी 2024 में रक्षा प्रतिष्ठानों के बारे में आपकी क्या योजना है? 1 जनवरी 2024 को सबसे पहले मैं रक्षा प्रतिष्ठानों में काम करने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रम संघ से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं को और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ और भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध सभी कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ये मानता हूं कि वर्ष 2024 एक बड़ी चुनौतियों का वर्ष है और बड़ी उपलब्धियां भी इसमें हासिल होने वाली हैं, क्योंकि जितनी बड़ी चुनौतियां होंगी और उतनी बड़ी उपलब्धियां होंगी सभी के लिए, पूरे देश के लिए और रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए। और इसमें हम सब योजनाबद्ध ढंग से काम कर रहे हैं। जो श्रमिकों की समस्याएं हैं उनको समाधान के लिए कोशिश हमारी जारी है। अभी आप देख लीजिए कि हम सब ने कलकत्ता के अपने केंद्रीय कार्य समिति के बैठक में तय किया है कि 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर हम लोग सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। एक तो न्यू पेंशन स्कीम को स्क्रैप करके ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए जो हमारी पुरानी अपनी मांग है वो मांग अपनी जगह पे पहले से बरकरार है। फिर भी एक विशेष मामला ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में लगभग 7,300 पोस्टों को सैंक्शन किया था सीधी भर्ती के द्वारा 20 मई 2003 को। उस सैंक्शन के अगेंस्ट में कोई कर्मचारी कभी भी भर्ती किया गया हो उसको न्यू पेंशन स्कीम से निकाल करके ओल्ड पेंशन स्कीम में ले जाने के लिए हमारी मांग है और उसके समर्थन में एक हम आंदोलन कर रहे हैं 10 जनवरी 2024 को। और उसमें देश भर में जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं उन सब में एक आंदोलन करेंगे और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मांग करेंगे कि इन 7,354 लोगों को निश्चित रूप से ओपीएस में ले जाया जाए। दूसरा एक मांग है कि सभी सरकारी कर्मचारियों के मन में एक शंका है कि 8वां वेतन आयोग आएगा कि नहीं आएगा और हमें लगता है कि बहुत जरूरी प्रश्न है। इसका जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिए। धीरे धीरे समय होता जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की संस्तुतियां 1 जनवरी 2026 से लागू हों। उसके लिए जरूरी है कि 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा हो। इसके लिए हम लोग 19 जनवरी 2024 को एक आंदोलन कर रहे हैं और उसमें माननीय वित्त मंत्री जी को हम सब एक मेमोरेंडम देंगे और ये उनसे मांग करेंगे कि सरकार जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग की घोषणा करे। तो 2024 की शुरुआत में पहले महीने में ही हमारी ये योजनाएं हैं और उनके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। इसके बाद बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम लोग को काम करना होगा, क्योंकि जैसा हमने कहा कि चुनौतियां बड़ी हैं और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम सब बड़े काम करें। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कारपोरेशन हुए 2 वर्ष हो गए। इन 2 वर्षों में क्या खोया और क्या पाया? आपने किस नजरिए से इसको देखा? मुझे लगता है कि सरकार ने जो सोच करके कारपोरेशन का गठन किया, सरकार अपने उद्देश्य को भी हासिल नहीं कर सकी और हमें आशंका है कि यह हासिल कर भी नहीं पाएगी। अच्छा, कुछ लोग हो सकता है, कुछ कंपनियां हो सकती हैं कि कुछ अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन बहुत सारी कंपनियां परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। उनके पहले से ही कारण निर्धारित हैं और उन कारणों के बारे में हम लोगों ने सरकार से बार बार कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कारपोरेशन बहुत हित में नहीं है, बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकेगा। उसके अपने कारण हैं, उसका आधार अपना है। उसमें हम सब ने पिछले 200 सालों में जो उसको स्टडी किया है, जो जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं उसको लेकर के हम लोग के मन में कुछ शंकाएं हैं और वो शंकाएं अभी ठीक समझ में आ रही हैं। केपीएमजी की सलाह पर कि अगले 5 साल में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का एक बड़ा लक्ष्य हासिल होना है और इसलिए उसको 7 कंपनियों में विभाजित कर दिया। 2 साल के अंदर ही सरकार को ये समझ में आया कि निर्णय में कहीं कुछ कमी है। केपीएमजी की सलाह जो है ठीक नहीं समझ में आ रही और उसने एक फिर से स्टेट बैंक को अपना कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया है कि तुम देखो कि टीसीएल और जीआईएल को मर्ज किया जाना है कि नहीं किया जाना है, एमआईएल वाईआईएल के साथ किया जाना है, बीईएल के लिए क्या कुछ किया जा सकता, बीईएल के साथ क्या अपना आईओएल को मर्ज किया जा सकता है। इस तरह की चीजें जो आ रही है बता रही कि जो
प्रारंभ की जो सलाह थे वो ठीक नहीं थी, और इसीलिए संशोधन सरकार एक तरफ अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने जैसा प्रयास कर रही ऐसा दिख रहा है। तो हम लोग का ये मानना है कि सरकार को चाहिए कि पुनर्विचार हम कर्मचारियों की इच्छाओं के अनुसार और हमारी सलाहों के अनुसार एक बार फिर से पूरे इस प्रकरण का पुनर्विचार करना चाहिए, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को उसकी गरिमामयी पुनः प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए कारपोरेशन से फिर आपके पुराने स्वरूप में लेके जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सरकार कुछ बहुत हासिल नहीं कर पाएगी। जो भी ये सब चीज़ें हैं जिनके ऊपर सरकार बड़े बड़े व्याख्यान दे रही है, ये तात्कालिक है और क्षणिक है। लॉन्ग टर्म में इसका कोई बहुत फायदा नहीं दिखेगा। टीसीएल के वर्कलोड और जीआईएल, एडब्ल्यूआईएल, एवीएनएल के में टारगेट है, बट वहाँ रॉ मटेरियल का जो एक सीक्वेंस बनना चाहिए वो लगातार बनी रहती है, वो समस्या रॉ मटेरियल की। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, हम लोग तो यही बात कहते थे शुरू से कि सरकार ये सोच रही है कि कारपोरेशन में बदल करके ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को बहुत आगे ले जा सकते हैं। वेंडर बेस्ड हम लोग हैं, हमारे वेंडर्स पहले भी वही थे, आज भी वही हैं। उनकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को पहले भी सफर करना था और आज भी सफर कर रहे हैं। इसलिए ये नहीं कर सकते कि सब ठीक हो गया कारपोरेशन बनने से। पहले भी वेंडर्स की वजह से हम लोग परेशान रहते थे, आज भी वेंडर की वजह से परेशान रह रहे। और जहाँ तक वर्कलोड की बात है, टीसीएल में हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, काफ़ी सारे लोगों ने हमें सहयोग किया। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उसके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और हमको आश्वासन दिया कि टीसीएल को हम लोग वर्कलोड देंगे। 800 करोड़ के हिसाब से अगले 5 साल का वर्कलोड देने का उन्होंने आश्वासन दिया। मिनिस्ट्री इसके ऊपर काम कर रही है, लेकिन रॉ मटेरियल को व्यवस्था करने की जो समस्या है वो 12मासी समस्या है और कभी भी समस्या का निदान नहीं हो सका है, और आगे भी कोई निदान हो सकेगा या नहीं हो सकेगा कह पाना बहुत मुश्किल है। हम लोग के पास कभी वर्कलोड रहता है, कभी नहीं रहता है। वर्कलोड की अपनी समस्याएं हैं और पिछले अनेक वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट क्वार्टर में ही जाकर के लोगों को हम लोग काम दे पाते हैं या अपने रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं, और ये समस्याएं अभी कारपोरेशन में जाने के बाद भी बनी हैं। अपवाद हो सकते हैं, किसी कारपोरेशन की कोई 1-2 फैक्ट्रियों में हो सकता है कि पूरे 12 के 12 महीने उनके पास काम हो, लेकिन सभी कंपनियों की सभी फैक्ट्रियों में ये व्यवस्था नहीं है। सितंबर 2024 के बाद डेपुटेशन पर आपका क्या कहना है? बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या आप भी INDWF की तरीके सरकार के पक्ष में खड़े होंगे? भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता सिर्फ मजदूरों के लिए काम करते हैं। उनका एक ध्येय रहता है कि राष्ट्र हित, उद्योग हित, मजदूर हित। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करते कि सरकार आएगी जाएगी। सरकारों के आने जाने का क्रम तो लगातार बना हुआ है। हर 5 साल बाद चुनाव होता है, कोई न कोई आता है जाता है, और हमसे ये अपेक्षा करना कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करेंगे, ये थोड़ा सा हमारे साथ नाइंसाफी। हम लोग पॉलिटिकली न्यूट्रल लोग हैं। हम लोग को बताया गया है कि हम लोग को रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन करना है। सरकार, ये सरकार या पहले की सरकार या इसके बाद की सरकार अगर रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन करेगी, हमारी समस्याओं के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी, जो हमारी मांगे हैं या जो हमारे सुझाव जो राष्ट्र हित या उद्योग हित में है, मजदूर हित में है, उनको सरकार अगर मानेगी तो हम लोग उसका समर्थन करते हैं। जो नहीं मानेगी उसके खिलाफ हम लोग खड़े रहेंगे। सितंबर 2024 के बाद की जो स्थिति है उसमें ये कह सकते हैं कि माननीय रक्षा मंत्री जी से हम लोग का आग्रह है कि प्रसार भारती का मॉडल एक है, एक हम अपनी जगह पे अभी भी हम लड़ रहे हैं कि सरकार पुनर्विचार करे, इन आयुध निर्माणियों का पुनर्स्थापन करे जो इनका पुराना स्वरूप था। नहीं तो कर्मचारी के हित में जरूरी है कि कर्मचारियों के ऊपर प्रसार भारती का जो मॉडल है उसको लागू करे, और वो ये है कि कोई कर्मचारी जो आज की तारीख में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम कर रहा है वो रिटायरमेंट तक भारत सरकार का कर्मचारी बना रहे, रक्षा मंत्रालय का कर्मचारी रहे। ये प्रसार भारती मॉडल हमको समझ में आता है, और मजदूर हित में ये जरूरी है कि सरकार इस तरह के निर्णय ले। सितंबर 2024 के बाद फिर उम्मीद करते हैं कि उसके पहले ही हम उम्मीद करेंगे कि सरकार
जब कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, तो उन सबके साथ में डिफेंस के कर्मचारियों का भी साथ होना चाहिए, हमको भी साथ में लेके चलेगी, हमारा भी विश्वास हासिल करेगी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमसे क्यों वो संघर्ष करेगी? हम तो उसके ही अंग हैं सरकार के। सरकार तो हम कर्मचारियों से ही मिलके चल रही है, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बातों के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और कोई न कोई अच्छा निर्णय करेगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड या आज कहें DOCS, इसके अंतर्गत जो हॉस्पिटल्स हैं उनके कर्मचारियों का क्या भविष्य है? उनके कर्मचारियों के लिए हमने शुरू से कह रखा है कि उनको एक बोझ नहीं समझा जाए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के लिए जितने प्रोडक्शन या प्रोडक्शन से रिलेटेड कर्मचारियों की जिम्मेदारी है या आवश्यकताएं हैं, उससे कम उनका योगदान नहीं है। हम कर्मचारियों का या हम कर्मचारियों के परिवारों का स्वास्थ्य का देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी रही और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इसको पूरा किया। हम चाहते हैं कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हॉस्पिटल्स के जो कर्मचारी हैं, ये भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी के रूप में भारत सरकार के कर्मचारी के रूप में ही इनका सेवा काल समाप्त हो और ये अपनी सेवाएं जारी रखें। इसके लिए रक्षा मंत्री जी से या DOPT के मिनिस्टर से या अन्य किसी से अगर बात करना होगा तो हम लोग इसके ऊपर जरूर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके पक्ष में निर्णय आ सके। ये रेशियो मेंटेन का मामला बड़े समय से लंबित है, कर्मचारी बड़ी आशा भरी नजरों से आपकी ओर देख रहा है। इस मामले में क्या प्रगति है और इस वर्ष कर्मचारियों को क्या ये खुशखबरी मिल सकती है? रक्षा मंत्रालय के ऊपर हम लोग बार बार दबाव डाल रहे हैं कि इस मामले में कुछ प्रगति हो। हालांकि समस्याएं कुछ बड़ी थी, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कारपोरेटाइजेशन का इशू था, आर्मी बेस वर्कशॉप का गोपको मॉडल का इशू था, सिकेटकर कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पे जो भर्तियों पे रोक थी या पदों को समाप्त करना, इन सब कुछ बड़े मुद्दों के ऊपर हम लोग लड़ रहे थे। इसलिए ये कैडर से रिलेटेड इश्यूज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहा, क्योंकि मेन कंसंट्रेशन हमारा इन कुछ बड़े मुद्दों के ऊपर था। जैसे नेवी में भी पोस्टों घटा दी गई और अभी DRDO के रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में भी एक कमेटी का गठन किया गया है। ये सब ऑर्गेनाइजेशन के भविष्य के बारे में बड़े प्रश्न हैं, इनका निराकरण पहले होना चाहिए और हम सब तो ये मान के चलते हैं कि राष्ट्रीय उद्योग हित और फिर मजदूर हित। तो लेकिन अभी हम लोगों ने फिर से तेजी पकड़ी है और ये कोशिश की है कि इंटरग्रेड रेशियो कर्मचारियों का ठीक हो सके और उसमें हम लोगों ने डिपार्टमेंट के बारे में भी सोचा है। सिर्फ रेलवे पैरिटी की बात नहीं की है कि कर्मचारियों को उत्थान के लिए हम डिपार्टमेंट का नुकसान करते हैं। हम सभी ट्रेड यूनियंस के लोगों ने बहुत जिम्मेदारी के साथ इसको देखा कि उद्योग के हित में क्या अच्छा हो सकता है। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंटरग्रेड रेशियो के मामले को जल्द से जल्द हल करा सके और भी वो समस्याएं जिनके ऊपर हम लोग को हल कराना है। नाइट ड्यूटी अलाउंस का पेमेंट का मामला है, उसको उसमें भी एरियर्स का मामला है, एक पे कमीशन का पूरा एरियर बचा हुआ है, उसका भी भुगतान कराना है। इस तरह के कई सारे मुद्दे जिनके ऊपर हम लोग को काम करना भी बाकी। मुकेश जी, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो कर्मचारी कभी थे आपके, मृत्यु हो गई उनकी, कोरोना में तो काफी सारे कर्मचारी एक्सपायर हुए, मृतक आश्रितों के मामले में क्या प्रगति है? इस मामले में सरकारी पक्ष से हमें सहानुभूति नहीं प्राप्त हो रही है। जो रवैया है सरकार में बैठे हुए लोगों का, उसकी मैं बिल्कुल सराहना नहीं कर सकता। बात करते समय डिफेंस सेक्रेटरी के सामने भी हमने ये मुद्दा रखा था, माननीय रक्षा मंत्री जी को भी बताया और सभी लोग ये स्वीकार करते हैं कि अनुकंपा के आधार पर रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन उनके इस वक्तव्य के बावजूद अभी तक कोई हल नहीं निकला है। ये बहुत चिंता की बात है कि रक्षा मंत्रालय में सर्वोच्च स्तर पर हम लोग ने बात की, उसके बावजूद हल नहीं निकल सका और हमारा प्रयास बार बार है। एक तरफ तो हम लोग ये कह रहे हैं कि बहुत सारे रिक्त पद हैं, लाखों रिक्त पद हैं और सरकार ने खुद भी लोकसभा के अंदर ये बयान दिया है कि कितने कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट्स के लिए एप्लीकेशंस आई हुई हैं। उनको देखते हुए सारे के सारे लोगों को समायोजित किया जा सकता है, लेकिन अब कारपोरेशन बनने के बाद से स्थितियां बदली हुई हैं। इन स्थितियों का
कोई निदान नहीं है। एक तरफ सरकार ये कहती है कि आपकी सारी सेवा शर्तें पहले जैसी ही बनी रहेंगी। हाई कोर्ट में हमको लिख करके दिल्ली में दिया उन्होंने और कोर्ट ने इसको माना। उसके बावजूद यहाँ तक कि DOPT के इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर कोई डिपार्टमेंट में कोई रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है तो भी कंपल्सरी अपॉइंटमेंट्स को बंद नहीं करेंगे। फिर भी अभी तक कोई भी अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए, खासतौर से ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में। ये बहुत चिंता की बात है। और इस 2024 में हमारे जो मुख्य एजेंडे में एक बिंदु ये भी रहेगा। ये अभी 31 जनवरी तक वेरिफिकेशन होना है यूनियंस का, MOD के अंतर्गत जितने डायरेक्टरेट्स हैं। तो इसमें कर्मचारी क्यों आपको चुने? भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ को क्यों वोट करे या अपनी उससे संबद्ध यूनियनों को क्यों वोट करे? इतिहास गवाह है कि हमारी विश्वसनीयता पे कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। भारतीय मजदूर संघ विश्वास का एक प्रतीक है। देखिए कि जब कारपोरेशन का संघर्ष चल रहा था तो बहुत सारे लोगों के मन में आशंका रही होगी कि भारतीय मजदूर संघ और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की यूनियनें और इनके कार्यकर्ता, इनके नेतृत्वकर्ता सरकार के सामने झुकेंगे या सरकार का समर्थन करेंगे। लेकिन हमारे एक भी कार्यकर्ता ने, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर्मचारियों के लिए संघर्ष किया। और इस पूरे संघर्ष का मूल आधार भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता थे। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ इसके केंद्र बिंदु में था। अगर हम नहीं होते तो ये जो सभी संगठनों का एक स्वरूप बना था, ये निश्चित रूप से शुरुआत में ही बिखर जाता। हमने तो एक बड़ा लक्ष्य लिया था कि हम इस संघर्ष में न किसी को भागने देंगे, न हम स्वयं भागेंगे। और हमने इसको चरितार्थ किया, हम भागे नहीं। पूरी ईमानदारी के साथ सरकार के सामने अपनी बात रखते रहे, उसके लिए संघर्ष करते रहे। और जो हम लोग की रणनीति है, संवाद से लेकर के संघर्ष तक, उसको हम लोगों ने अपनाया। सरकार ने जब भी वार्ता करने के लिए बुलाया, हम किसी भी वार्ता का बहिष्कार नहीं किए, किसी भी लेवल पे। हर लेवल पे हम वार्ता करने के लिए गए और संघर्ष भी किए। संघर्ष चाहे सड़कों को उतर के करना रहा, या अगर हमें सफलता नहीं मिली तो हमको कोर्ट में जाकर के इसके लिए केस करना पड़ा। और हमारी ताकत का अंदाज लगाने के लिए सरकार को एक विशेष कानून बनाना पड़ा, EDA से। और उस काले कानून के खिलाफ हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। और आज ये कह सकते हैं कि EDA से निष्प्रभावी है। तो निश्चित रूप से कहीं कहीं सरकार के मन में आया होगा कि हम ट्रेड यूनियन करने वाले लोग, भारतीय मजदूर संघ और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के कार्यकर्ता एक जिम्मेदार ट्रेड यूनियनिस्ट हैं। हम लोग का कोई हिडन एजेंडा नहीं है। हम लोग को ये नहीं चाहते कि सरकार बदलने की नीति पे हम लोग नहीं काम करते कि हमारे आंदोलनों से सरकार बदले। नहीं, हम चाहते हैं कि सरकार में जो नीतियां हैं वो बदलें, और वो सरकार की नीतियां मजदूरों के पक्ष में हो, वो उद्योगों के पक्ष में हो, और सबसे बड़ी बात है कि वो राष्ट्र के हित में। ये सब हम लोगों ने इसको प्रमाणित किया है। जब संघर्ष के दिनों में हम लोग की शुरुआत में चाइना बॉर्डर के ऊपर तनाव हुआ तो हमने उस आंदोलन को अपने स्थगित रखा। हमने कंप्रोमाइज नहीं किया कर्मचारियों के हितों से, लेकिन देश के हित को हम लोग प्रभावित नहीं होने देना चाहते थे किसी भी स्थिति में। और ये हम लोगों ने करके दिखाया। जब सामान्य परिस्थितियां हुई तो इसी सरकार के सामने हम हड़ताल करने गए, हड़ताल की। अभी 22 नवंबर 2023 को हम लोगों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया, सामूहिक रूप से सरकार की जो न्यू पेंशन स्कीम की योजना है इसके खिलाफ। इसके पहले पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को लेकर के भी हम लोगों ने अपने 17 नवंबर 2022 को एक बड़ा आंदोलन किया और सरकार को कहा कि आपकी जो डिसइन्वेस्टमेंट की नीति है ये ठीक नहीं है। और हम ये मान सकते हैं कि आंशिक रूप से 2023 में कोई बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट का फैसला सरकार लेकर के नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार संवेदनशील है और हम चाहेंगे कि हमारी अपनी क्षमता बढ़े। सरकार के सामने जब हम जाएं बात रखने के लिए तो सरकार को लगे कि डिफेंस के कर्मचारियों के बारे में या डिफेंस के उद्योग के बारे में भारतीय मजदूर संघ जो सोच रहा है या भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के साथ जो कर्मचारी, ये सभी कर्मचारियों की यही आवाज़ है और यही कर्मचारी और उद्योग की समस्याओं का समाधान का रास्ता है। ऐसा विश्वास तब होगा जब सारे कर्मचारियों की आवाज़ भारतीय मजदूर संघ और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के साथ रहेगी। अब जब मेंबरशिप वेरिफिकेशन का मामला है तो यहाँ से जब कर्मचारियों की आवाज़
हमारी आवाज़ के साथ मिलेगी, हमारे कदमों के साथ उनके कदम मिलेंगे, हमारे हाथों में उनका हाथ होगा, सरकार को विश्वास होगा। सरकार भी देखती उनके अपने तंत्र हैं कि भारतीय मजदूर संघ की जो यूनियन से जो कह रही हैं क्या ये सही है कि नहीं। तो आज इसका सही समय है कि कर्मचारियों की तरफ से हमको अधिकृत किया जाए कि आप जाइए और बात रखिए, क्योंकि हमारा हित चाइना के साथ जुड़ने से नहीं है, हमारा हित रशिया के साथ जुड़ने से नहीं है, और हमारा हित अमेरिका के साथ भी जाने से नहीं है। आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर सोच वाले लोगों की भी जरूरत है, जो इस देश के वातावरण के हिसाब से सोचें, काम करें और ट्रेड यूनियन की फील्ड में आगे बढ़ें। कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण भी होना बहुत जरूरी है। इनको बहुत समय तक अनदेखा नहीं कर सकते। सरकार की जिम्मेदारी है कि समाज के बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जहां वो उद्योग लगाने के लिए नित्य नए प्रयास कर रही है, वहां उन उद्योगों में कर्मचारियों का हित सुरक्षित रखना भी सरकार की जिम्मेदारी और कर्मचारियों की हम आवाज़ है, जिम्मेदार आवाज़ है, जबरदस्त आवाज़ है। इसमें और प्रभाव डालने के लिए और शक्ति देने के लिए हम अपने सभी डिफेंस के कर्मचारियों से अपील करेंगे कि जहां कहीं भी उनको अवसर मिले, हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, आप हमारे कार्यकर्ता बनकर के इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, एक जिम्मेदार कर्मचारी के रूप में हर जगह भारतीय मजदूर संघ के आवाज के साथ मिलकर के चलिए और राष्ट्र हित में अपनी समस्याओं का समाधान हम सब कर सकें। ऐसा मैं यहाँ से अपील भी करूँगा, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र हित, उद्योग हित, मजदूर हित, इसके लिए हम बने हैं। हम कर्मचारियों के लिए हैं, हम कर्मचारियों के द्वारा हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे सभी कर्मचारी बंधु भारतीय मजदूर संघ और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की आवाज़ को मजबूत करें, और उसके लिए सिर्फ एक रास्ता है कि जहाँ कहीं चुनाव में उनको मौका मिले, उस चुनाव में हमारा साथ दें। इतना ही कहना चाहूँगा। आपने जैसा माना कि 2024 जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, एक चुनाव का आपने जिक्र किया वेरिफिकेशन का, एक और बड़ा चुनाव जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में जो नई सरकार चुनकर आएगी, वो सरकार अगर आपसे पूछे कि बताइए एक डिमांड आपकी कौन सी ऐसी है जिसे वो पूरा कर सकते हैं, आप क्या कहेंगे सरकार से? अगर वो सिर्फ एक बात पूछेगी तो हम ये कहेंगे कि भारतीय मजदूर संघ का जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसको पढ़ लीजिए। उसमें कुछ बातें लिखी होंगी, वो सब के सब कर्मचारियों के हित में है, वो सब के सब उद्योग के हित में है, और वो सब के सब राष्ट्र हित में है। उनमें सरकार की जो औद्योगिक नीतियां हैं उनके बारे में लिखा होगा, उनमें श्रमिक नीतियों के बारे में लिखा होगा, क्योंकि एक बड़े चिंतन के बाद भारतीय मजदूर संघ का चार्टर ऑफ डिमांड तैयार होता है, और उसमें हमारे क्षेत्र की भी बातें होंगी। हमारा क्षेत्र मतलब सरकारी क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर है, हमारा क्षेत्र मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं। हाँ, ये बेशक सही बात है कि भारतीय मजदूर संघ के दिल के ऊपर एक बहुत बड़ा कब्जा है उन लोगों का जिनकी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि भारतीय मजदूर संघ सरकारी कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचता या पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचता, नहीं। भारतीय मजदूर संघ की व्यवस्था ऐसी है कि एक एक प्रत्येक कर्मचारी के बारे में वो सोचता है और समय समय पर अपनी बात को सरकार के सामने रखता है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि नई सरकार अगर आती है, जो आएगी ही आएगी, जो भारतीय जनमानस में लोकप्रिय होगा वही जीत करके आएगा और वो सबका विश्वास हासिल करेगा। हम चाहते हैं कि वो सबका विश्वास जब हासिल करे तो हमारा भी विश्वास उसमें हासिल किए रहे। आपका वर्ष 2024 में जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो कर्मचारी आते हैं उनको क्या संदेश आप देना चाहते हैं? ट्रेड यूनियन के द्वारा पैदा किए जा रहे भय से मुक्त रहें आप। भारतीय मजदूर संघ यह विश्वास दिलाता है कि किसी भी कर्मचारी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उसके भविष्य की, उसके वर्तमान की सुरक्षित करने की जिम्मेदारी हम लोग की रहेगी। एक ये स्ट्रेटजी है जो मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले अनेक वर्षों से ट्रेड यूनियंस अपने कार्यकर्ताओं को, अपने कर्मचारियों को और श्रमिक जगत को हमेशा भय के वातावरण में रखती हैं। आपके पास बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, और
इस कारण कर्मचारी हमेशा उनके सामने हाथ फैलाया रहता है कि शायद हो सकता है कि हमारी जो बहुत बड़ी समस्या आने वाली है उसका कुछ निदान नहीं कर सके। वास्तव में ऐसा नहीं। ट्रेड यूनियंस हैं, समस्याएं भी रहेंगी, समाधान भी रहेंगे, और जिम्मेदारी के साथ ट्रेड यूनियंस को काम करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए कि भविष्य में भी अच्छे लोग ट्रेड यूनियन में आए, जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे तो कर्मचारियों का भी भविष्य उज्जवल होगा और ट्रेड यूनियंस का भी भविष्य उज्जवल होगा, वरना ट्रेड यूनियन में लोगों की आस्था और विश्वास घटेगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आपने आज नए साल के पहले दिन अपना अमूल्य और बहुमूल्य समय इस पत्रकार वार्ता को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।